नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1916 के दिन अपने संबोधन में कहा था, कल शाम को मैं विश्वनाथ मंदिर गया। अगर कोई अजनबी यहाँ पहुंचकर हमारी निंदा करे तो क्या वह सही नहीं होगा? क्या हमारे पवित्र मंदिरों की गलियां ऐसी गंदी होनी चाहिए? अगर हमारे मंदिर ही स्वच्छता की प्रतिरूप नहीं बन सके तो हमारी अपनी सरकार कैसे बन सकेगी? हमें स्वच्छता के प्राथमिक नियम ही नहीं पता। हम हर कहीं थूकते रहते हैं। नतीजा है बेशुमार गंदगी। पैरा आज भी हालत इतनी बदतर हो गई है, हम न केवल हर कहीं थूकते हैं बल्कि कहीं भी मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं, कचरा डाल देते हैं। भारत अत्यधिक गंदा अस्वच्छ देश है। इसलिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। इसके तहत 1.2 करोड़ शहरी आवासों में घरेलू शौचालय, 2.5 करोड़ सार्वजनिक शौचालय और 3 करोड़ सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की घोषणा की गई। इसके बावजूद क्या भारत अब ज़्यादा साफ, स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र बन गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। स्वच्छ भारत अभियान विफल रहा है। अब प्रधानमंत्री का इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये योजनाएं लागू किस प्रकार की जाएं। यह बात सही है कि शहरीकरण आर्थिक विकास का भी एक बड़ा वाहक है, लेकिन अभी तक इसे हम कागजों पर भी शुरू नहीं कर पाए। पैरा सरकार के 3 स्तर एक साथ मिलकर 185 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। केंद्र सरकार 34 लाख, राज्य सरकारें 72.18 लाख और अर्ध सरकारी एजेंसियां 58.14 लाख लोगों को रोजगार देती है। स्थानीय सरकार के आम जन से सर्वाधिक सरोकार वाले स्तर पर हमारे पास केवल 20.53 लाख कर्मचारी है। प्रत्येक सेवा करने वाले कर्मचारी को आदेश देने वाले 5 लोग हैं, यानी अगर शौचालय बना लोगे तो उनकी साफ सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होंगे। सीवेज तंत्र के लिए भी यही बात लागू होती है। यही हाल कचरा उठाने के मामले में है, जो कुछ चयनित जगहों पर और काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इसकी विफलता के संकेत हमारे सभी गांवों और शहरों में देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश नहीं की गई। 1952 में सरकार ने इस उम्मीद के साथ सामुदायिक
विकास कार्यक्रम की शुरुआत की कि इसके तहत लोगों की भागीदारी से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली जा सकेगी। यह कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया कि इसके जरिए सरकार जिला, तहसील और ग्राम स्तर तक पहुंच सके। सभी जिले विकास ब्लॉक में बांट दिए गए और हर ब्लॉक का प्रभारी एक ब्लॉक विकास अधिकारी बना दिया गया। वीडियो के अधीन कुछ और कर्मचारी नियुक्त किए गए जिन्हें ग्राम स्तरीय कर्मचारी कहा जाता है। इनके जिम्मे गांव में बदलाव की शुरुआत का काम सौंपा गया। हजारों वीडियो और BALW कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया कि वे सरकारी कार्यक्रमों को ठीक तरह से लागू करें और सरकार को गांवों तक पहुंचाएं। सरकार का यह उच्च महत्वाकांक्षी और आदर्शवादी पुनर्गठन मौजूदा नियंत्रण तंत्र के साथ पूरी तरह सामंजस्य नहीं बिठा पाया। इससे पहले कि दोनों प्रकार के शासन में कोई तालमेल बैठ पाता, हम अपने पुराने आजमाए हुए सरकारी तंत्र पर लौट आए। इसका उद्देश्य ही भारत पर राज करना था, उसकी प्रगति करना नहीं। पैरा अब लोग यह तो समझने लगे हैं कि आसपास साफ सफाई रखना जरूरी है। एक और जहां लोगों को कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और निर्धारित जन सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं कचरा उठाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था करना सरकार का काम है। सार्वजनिक स्थलों व संस्थानों में शौचालयों का निर्माण और जनता को उन्हें इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना सराहनीय प्रयास है, लेकिन उन्हें सुचारू और साफ रखना सरकार का काम है। केंद्रीय सचिवालय सहित ज़्यादातर जन सुविधाओं की हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है। अब प्रधानमंत्री को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि सरकार देश में सेवाएं देने में विफल क्यों रही। तभी एक स्वच्छ और नए भारत का निर्माण हो पाएगा। पैरा 30 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बिहार का इतिहास भी लंबा है। 250 साल से भी पहले महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य को बाढ़ से बचाने के लिए 2 नदियों गंभीर व बाणगंगा के संगम पर अजान बांध का निर्माण कराया था। तो न केवल जलाशय बने बल्कि घने जंगल में एक वेटलैंड या नमी वाला इलाका भी विकसित किया गया। यूं तो महाराजा हिरण के शिकार के लिए यहाँ आते थे, पर पक्षी बिहार बनाने का श्रेय जाता है राजा की दूरदर्शी प्रशासक मोरवी के राजकुमार हरबानजी को। उन्होंने तट बांधे, जलाशय बनाए, पेड़ लगवाए और कुछ ही समय में यहाँ दूर देशों से बतखें और अंग्रेज वायसराय जैसे मेहमान आने लगी। यह बिहार उनके प्रिय शिकार गांव में से एक था। 1925 में वन कानून आया जिसमें शिकार विभाग भी शामिल था। यह पक्षी बिहार, भरतपुर और पूर्वी राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है, बशर्ते कोई ध्यान दे। पर्यटन विकास निगम का सारा ध्यान शाही रेलगाड़ी पर है जो चल नहीं रही और फॉरेस्ट लॉन्च जहां पर्यटक ठहरना चाहते हैं कि 4 कमरे मरम्मत के इंतजार में बंद है, जबकि बाकी कमरे पिछले कुछ सप्ताहांत
से आरक्षित चल रहे हैं। बावजूद कम साधनों व सजावट पर ध्यान के कमरे साफ सुथरे हैं और खाना सादा व स्वादिष्ट। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली के नाम पर बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर को बिहार दर्शन में शामिल करना चाहिए और सुल्तानपुर की तरह पक्षियों के संबंध में जानकारी देने वाली बोर्ड उस ऊंचाई पर लगानी चाहिए जो दिखाई दे। वन विभाग से प्रशिक्षित गाइडों को काम मिलता रहे, इस और सोचना चाहिए। उन्हें टिकट व्यवस्था में शामिल किया जाए और कुछ ग्रुप टूर तय समय पर वन प्रवेश द्वार से चलाए जाए। उम्मीद की उड़ान भरने के लिए आने वाले पर्यटकों की उम्मीदों पर खरा उतरना भी जरूरी है। मैं फिर जाऊंगी और ठहरूंगी भी उसी लॉज में, क्योंकि वहाँ मुझे जंगल अपना सा लगता है। देश का, राज्य का गौरव है। यह विश्व धरोहर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, जबकि यह तो अच्छी कमाई भी करवा सकता है। स्टॉप।